Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicals. In this video we will discuss about cortisol. So let's start our topic. देखिए, जो cortisol है ये कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। ओके, अब एड्रेनल ग्लैंड में देखें, देखिए ये फॉर एग्जांपल एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। इसका जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं मेडुला। ओके, और ये आउटर पोर्शन का क्या होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, अब कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं जूना ग्लिमरुलोसा, ठीक है। और जो इसका सेंटर वाला ये पार्ट होता है इसे कहते हैं जूना फेसिकुलेटा। ओके, अब जो इसका मेडुला के जो बाहर वाला पोर्शन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ये वाला हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलरिस, ठीक है, जूना, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अब देखिए, जो जूना ग्लिमेरुलोसा होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये जो होता है ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, किसकी? एल्डोस्टेरोन की। ओके, अब जो जूना फेसिकुलेटा होता है ये प्रोडक्शन करवाता है कॉर्टिसोल की, किसकी करवाता है? कॉर्टिसोल। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट देखें जूना रेटिकुलरिस जो होता है ये प्रोडक्शन करवाता है हमारे पास सेक्स हार्मोन की। ओके, तो अब देखिए आपने किस तरह से याद रखना है। हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके तीन पोर्शन होते हैं। फर्स्ट देखे जी, आपने GFR से याद रखना है। जी से हमारे पास क्या आता है? जूना ग्लिमेरुलोसा, जूना फेसिकुलेटा एंड जूना रेटिकुलरिस। ओके, जो जूना ग्लिमेरुलोसा होता है ये क्या रिलीज करवाता है? ये प्रोडक्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन की, और ये फेसिकुलेटा होता है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, स्टीरॉइड। ओके, और जो रेटिकुलरिस होता है सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। ओके, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अभी देखिए, जो अभी हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? वो है कॉर्टिसोल, ठीक है। वो क्या है? कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो वो प्रोड्यूस हो रहा है जूना फेसिकुलेटा से, जूना फेसिकुलेटा ये वाला पोर्शन सेंटर वाला, ठीक है, जूना फेसिकुलेटा। ओके, अभी हम देखते हैं इसकी प्रोडक्शन, इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो देखें, सबसे पहले अब देखें ब्रेन में हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस होता है यहाँ से क्या रिलीज होता है? ये रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, किसके ऊपर? इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? हमारे पास प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन होता है। क्या होता है? प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन। जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा तो ये जो प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन होगा ये टूट जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा क्या? ACTH, ठीक है, ACTH को प्रोडक्शन करेगा, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंडोर्फिन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अभी आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो जाके एक्ट करता है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, किसके ऊपर? इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर क्या पड़ा होता है? प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन, ठीक है। अब ये जो होता है ये जब टूटता है तो ये, अब यहाँ में इसके अंदर जो पड़ा होता है ये, तो ये जब टूटेगा तो ये कौन से हार्मोन की प्रोडक्शन करेगा? हमारे पास अड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ACTH, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड उसके बाद एंडोर्फिन, ठीक है, एंडोर्फिन। ओके, अब ये जो ACTH होगा ये जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जाएगा किडनी के पास, जो किडनी का कॉर्टेक्स होगा वहाँ पे जाके एक्ट करेगा। जब जाके एक्ट करेगा तो यहाँ से रिलीज होएगा कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ये कॉर्टिसोल जाएगा, यही कॉर्टिसोल जाएगा हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास, और इनके ऊपर जाके हमारा नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है, इसको इनहिबिशन करवा देगा, किसकी प्रोडक्शन को? कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को, और हमारे पास ACTH की प्रोडक्शन की जो का वो इनहिबिशन करवा देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो देखें
जो हाइपोथैलेमस होता है ये रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीज़ करता है कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और यहाँ से रिलीज़ होता है एसीटीएच। वो कैसे रिलीज़ होता है, प्रो ओपियो मेलेनोकार्टिन होता है वो टूटता है एसीटीएच के अंदर, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर और एंडोर्फिन के अंदर, ठीक है। और ये जो एसीटीएच होता है ये जाके एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। इसके कौन से पोर्शन से रिलीज़ करवाता है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है हमारे पास जूना फेसिकुलेटा, ओके। यहाँ से जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है ये ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे पास दोबारा ब्रेन में जाता है और ब्रेन पे जाके ये जो होता है हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और उधर से कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन एसीटीएच की प्रोडक्शन को कम करवा देता है, ठीक है, इनहिबिट करवा देता है, ठीक है। ओके, अभी आप देखें इसका फंक्शन क्या है। ओके, अब देखिए इसके फंक्शन क्या है, तो आपने इसके फंक्शन जो होते हैं आपने याद रखना है, आप बिग फिब से, ये निमोनिक है इसका। तो अब देखें ये जो होता है हमारे पास कार्टिसोल जो होता है जब ब्लड में आता है तो ये जो एपीटाइट होता है उसको कम करवाता है, भूख को कम करवाता है, इंक्रीज करवाता है, सॉरी सॉरी, जो एपीटाइट होता है उसको बढ़ा देता है, ओके। और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कैसे करवाता है, ये देखिए ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के ऊपर जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको इंक्रीज करवा देता है, उनकी अप रेगुलेशन करवाता है अल्फा 1 रिसेप्टर की। जब अल्फा 1 रिसेप्टर की अप रेगुलेशन करवाएगा तो फिर क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर क्या एक्ट करता है, इनके ऊपर आके एक्ट करता है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन जब इनके ऊपर आके एक्ट करेगा तो ये क्या करेंगे, ये जो स्मूथ मसल्स होंगे यहाँ पे स्मूथ मसल के ऊपर ये रिसेप्टर लगे होते हैं, ये जो स्मूथ मसल्स होंगे इनकी क्या होगी, इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये जो स्मूथ मसल्स होंगे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा वेसल जो होगी वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, वेसल जो होगी वो कंस्ट्रिक्ट करेगी। जब वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी तो वेसल कंस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर देगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये ब्लड प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज किस तरह करता है। ये जो होती है हमारे पास कार्टिसोल जो होता है, जो ब्लड वेसल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा 1 की अप रेगुलेशन करवाता है। जब अल्फा 1 रिसेप्टर की अप रेगुलेशन होती है इससे क्या होता है, एपिनेफ्रिन उनके ऊपर आके एक्ट करती है। जब उनके ऊपर आके एक्ट करेगी तो फिर क्या होगा, स्मूथ मसल जो होंगे वो कॉन्टैक्ट करेंगे जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। जब वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल जो होगी वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसकी। जब उसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, मीन के ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा, ओके। एक तो ये मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। सेकंड मैकेनिज्म क्या होता है, तो सेकंड देखें, जब भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल तो ये जब जाता है ना, कॉर्टिसोल हमारे पास ब्लड के थ्रू जाता है किडनी के पास, किसके पास, किडनी के पास। तो किडनी के पास जाता है और किडनी के पास जो होता है ना, इसके एक पास होता है एक एंजाइम होता है किडनी के पास, ओके। अभी आप देखें किडनी के पास जाएगा, यहाँ पे आप देखें ये जाएगा किडनी के पास, ओके। और किडनी के पास ठीक है एक एंजाइम होता है, किडनी जो होती है इसके कन्वर्ट कर देती है एक एंजाइम के थ्रू 11 बीटा हाइड्रोक्साइड स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू इसको कन्वर्ट करवा देती है कॉर्टिसोन के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये जब किडनी में जाएगा तो किडनी के पास एक एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्साइड स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करवा देता है कॉर्टिसोन के अंदर, कॉर्टिसोन के अंदर, ठीक है, कॉर्टिसोन। अब ये जो कॉर्टिसोल है ना, अगर इसका लेवल बढ़ता है तो इसका जो एक्शन होता है ना, जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है। नॉर्मली देखें यहाँ पे ये किडनी होती है तो इसका कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एल्डो जो होते हैं ना, ये सेल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल, इनके ऊपर यहाँ पे होते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो कॉर्टिसोल आता है वो जब लेवल बढ़ता है तो इसके ऊपर आके एक्ट करता है। नॉर्मली तो एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है इनके ऊपर, क्या एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन। बट अगर जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये भी आके एक्ट करता है, ठीक है। जब ये एक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास ई नेक चैनल होते हैं, कौन से चैनल होते हैं, ई नेक चैनल, उनको पुट करवा देगा मेम्ब्रेन के ऊपर। जब मेम्ब्रेन के ऊपर पुट करवाएगा तो यहाँ से जो होगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्या होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो यहाँ से जो पोटाशियम होगा वो जो होगा वो एक्सक्रिएट होगा, ठीक है, पोटाशियम जो होगा वो एक्सक्रिएट होगा बैलेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती है। जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो पोटाशियम को वो अपनी तरफ खींच लेती है ल्यूमन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नेगेटिविटी जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब सोडियम आएगा तो सोडियम को फॉलो करता हुआ वाटर भी आएगा, क्या आएगा, वाटर भी आएगा। तो इस तरह जो होगा ब्लड के अंदर देखिए, इस तरह बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर और सोडियम का लेवल बढ़ेगा। जब इनका लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर वॉल्यूम ओवरलोड होगा। जब वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो फिर उसका जो होगा ब्लड जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दो मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। बट मैंने आपको फर्स्ट में बताया स्टार्ट में
कि ये जो 11 बट किडनी के पास एक एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्साइड स्टीराइड डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देता है कार्टिसोल के अंदर। बट अगर बहुत ज़्यादा कार्टिसोल रिलीज होगा तो वो इसकी एबिलिटी नहीं होती इतनी कि वो इतने ज़्यादा मालिक्यूल को जो होता है वो कन्वर्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल ये 20 मालिक्यूल 10 मालिक्यूल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब 20 मालिक्यूल की प्रोडक्शन हो गई कार्टिसोल की, तो ये तो 10 को करेगा, इसकी कन्वर्जन करेगा कार्टिसोल के अंदर, कार्टिसोन के अंदर, ओके। अब ये जो 10 मालिक्यूल बचते हैं ये कार्टिसोल है, ठीक है, ये कार्टिसोल है। और ये जाके एक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल सेल्स होंगे कलेक्टिंग डक्ट के, जब इनके ऊपर जाके एक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो होंगे ये एज अ एल्डोस्टेरोन के तौर पे काम करेंगे और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें अप रेगुलेशन होती है अल्फा 1 रिसेप्टर सी रिसेप्टर की, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे पास जो होता है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। परमिसिव एक्शन होता है, देखें अल्फा 1 रिसेप्टर अप रेगुलेट हो रहे हैं, क्या होते हैं अप रेगुलेट, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जब उनकी बढ़ती है उसके ऊपर आके ज़्यादा एक्ट करती है हमारे पास एपिनेफ्रिन। नॉर्मली एपिनेफ्रिन पहले भी एक्ट कर रही है, लेकिन अब जब ये कार्टिसोल इसके ऊपर इसकी अप रेगुलेशन करवा देता है रिसेप्टर की, तो ये ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। जब ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परमिसिव एक्शन। परमिसिव एक्शन किसे कहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे की मौजूदगी में जो एक्शन किया जा रहा हो उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं परमिसिव एक्शन, ओके। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट देखें, अगर हाई कंसंट्रेशन में होगी तो ये जो होगा एज अ एल्डोस्टेरोन के तौर पे काम करेगा, उसके रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा, जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है डायबिटिक जेनिक होता है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास, जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर इंसुलिन की जो होती है हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो जो ग्लूकोज होगा उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी, ग्लूकोज होगी वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। जब सेल के अंदर नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक जेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कार्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है तो ये ग्लूकोनियोजेंसिस को होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, लाइक हमारे पास प्रोटीन आ गया, ठीक है, प्रोटीन आ गया, लिपिड्स आ गया, इनको तोड़ के इससे क्या प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होती है ब्लड के अंदर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज ग्लूकोनियोजेंसिस, ठीक है। किस तरह करवाता है, लिपोलाइसिस करवा के, प्रोटियोलाइसिस करवा के, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये इसका एक्शन होता है। और क्या करवाता है, जो कार्टिसोल होता है ये एक्ट करता है हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम करवा देता है। जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होती है तो हमें पता है कि ये जो वाउंड हीलिंग होती है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। जब इसकी फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वाउंड हीलिंग जो कि वो डिले हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिले वाउंड हीलिंग, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। और उसके बाद कोलेजन की, जब फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करते हैं कोलेजन तो कोलेजन की सेंसिटिविटी कम होगी, तो जो स्किन होगी, स्किन के ऊपर ये देखें ये पर्सन है तो पर्सन की जो स्किन होगी, स्किन के ऊपर क्या होंगे, स्ट्राया बनेंगे, स्ट्राया होंगे, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न यही होती है कि उसके अंदर कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। देखें स्ट्राया बनेंगे, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम किस तरह करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन को कम करवा देते हैं, तो वो किस तरह करवाते हैं, तो मैं आपको देखें जब कॉर्टिसोल आते हैं ये जाके एक्ट करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो सेल के पास एक एंजाइम होता है यहाँ पे, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे एंजाइम होता है फास्फो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है सेल के पास, फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2। अब ये जो फास्फोलाइपेज A2 है ना, इसके जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसको तोड़ता है, ठीक है। फास्फोलाइपेज A2 इसमें क्या होता है, लिपो जो होती है ना मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एरिकिडोनिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है, एरिकिडोनिक एसिड। अब यहाँ पे एरिकिडोनिक एसिड होता है मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे हमारे पास जो होती हैं, देखिए जब ये इसके ऊपर जाके ये जो एंजाइम एक्ट करेगा एरिकिडोनिक एसिड के ऊपर, ठीक है, फास्फो जो होता है हमारे पास लाइपेज A2 जब एक्ट करेगा एरिकिडोनिक एसिड को तोड़ेगा, और जब टूटेगा तो ये जो होगा हमारे पास दो पाथवे में जाएगा, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, ओके। तो यहाँ पे देखें जब ये टूटेगा तो ये हमारे पास किस में जाएगा, देखें प्रो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, ओके, और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये हमें अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये फिर जो है टॉपिक जो है वो
ज़्यादा हो जाएगा, इसकी जो है लाइक वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखें, लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे और साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे, इससे क्या प्रोडक्शन होती है, इससे प्रोडक्शन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की। और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे से क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे पास लिकोट्रिन की। तो ये जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्रिन होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो जब हमारे पास ये जो कार्टिसोल है या कि इसके ऊपर एक्ट करता है फास्फोलाइपेज A2 के अंदर ऊपर, तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब ये जो होगा इस इनहिबिट हो गया, अब एरिकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, ये टूटेगा नहीं। जब ये टूटेगा नहीं तो हमारे पास लिकोट्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन जो होगी वो इन्फ्लेमेशन को कम करवा देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। एक और आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करवा रहा होता है। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, हो रही है, और जब इन्फ्लेमेशन को एक तो स्टॉप कर रहा है, सेकंड ये जो इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं रिलीज कर रहे होते हैं यहाँ पे कीमोटैक्सिस एजेंट, कीमोटैक्टिक एजेंट। और ये जो होते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट करवाते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस की, ठीक है। अब जब कीमोटैक्टिक एजेंट की प्रोडक्शन को भी स्टॉप कर देगा ये कार्टिसोल, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जब रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो हीलिंग टाइम होगा उसको जो होगा वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब देखें, इनहिबिट करवाता है वाइट ब्लड सेल की एडिशन को, ठीक है। देखें यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये पूल होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल पूल, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इस तरह अब जो होते हैं वाइट ब्लड सेल जो होते हैं मोस्टली न्यूट्रोफिल होते हैं, वो इस तरह के अटैच होते हैं, इस तरह अटैच होते हैं। बट ये जो कार्टिसोल होता है इनको डिटैच करवा देता है, इनको क्या होता है, डिटैच, क्या करवा देता है, इनको डिटैच। जब इनको डिटैच करवा देता है तो ये जो होता है न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये ब्लड के अंदर इनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, किनका, न्यूट्रोफिल का मोस्टली, ठीक है। इनका लेवल जो होता है ज़्यादा हो जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। और ये किस तरह करवा रहा होता है, जो हमारे पास जो पूल मार्जिनेटेड पूल होते हैं यहाँ पे जो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, जो सेल वॉल के साथ, सॉरी जो ब्लड वेसल की वॉल के साथ, तो जो वो वॉल से जो डिटैच हो जाते हैं उसकी वजह से ब्लड के अंदर उसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो ये भी आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्या करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं हिस्टामिन रिलीज को फ्रॉम मास्ट सेल। तो मास्ट सेल से जब हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक करवाएंगे तो फिर क्या होगा, उस पर्सन की जो होगी वो, आप देखें उसको हिस्टामिन की रिलीज को जो होगा वो उससे ब्लॉक करवा रहे हैं। तो ये भी आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और क्या करवाते हैं, इयोसिनोपीनिया करवाते हैं, ठीक है, लिम्फोपीनिया, इयोसिनोपीनिया, और ब्लॉक करवाते हैं इंटरल्यूकन 2 की प्रोडक्शन। अब देखें, अगर तो किसी के अंदर इंटरल्यूकन 2 की प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी ना, तो फिर उसको रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी या कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह होते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जब टीबी का जो एंटीजन होता है वो आता है, तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उसको इनगल्फ करते हैं, ठीक है। अब उसको प्रेजेंट करते हैं MHC क्लास 2 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, जो टी सेल के कौन से रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे TCR, ठीक है, TCR रिसेप्टर्स होते हैं। इनके ऊपर आके यहाँ पे हमारे पास MIC क्लास 2 से इनकी कनेक्शन होता है, और यहाँ से जो मैक्रोफेजेस होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं B12 जब रिलीज करते हैं, तो अब ये जो टी हेल्पर सेल होते हैं, ये कौन से सेल होते हैं, टी हेल्पर, जो हमारे पास CD4 सेल होते हैं, कौन से टी हेल्पर, CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये रिलीज करवाते हैं इंटरल्यूकन 2, ठीक है, इंटरल्यूकन 2। अब ये जो इंटरल्यूकन 2 होती है, ये हमारे पास क्या करवाती है, ये स्विचिंग करवा देती है, इंटरल्यूकन 2 जो होती है टी हेल्पर सेल को टी हेल्पर 1 के अंदर कन्वर्ट कर देती है, टी हेल्पर 1 CD4 सेल, CD4 पॉजिटिव सेल के अंदर। अब ये जो टी हेल्पर 1 CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं, ये आगे रिलीज करवाते हैं हमारे पास इंटरफिरोन गामा, ठीक है, इंटरफिरोन गामा, ओके। अब ये जो इंटरफ्यून गामा होता है, ये जाते हैं ये जो होते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करवाते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को हम क्या करवाते कहते हैं, एपिथेलियल सेल। अब ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं ये हमारे पास किस में रोल प्ले करते हैं, जॉइंट सेल्स आते हैं, बाकी जो होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, तो वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। इस तरह जो होता है हमारे पास जो टीबी के जो हमारे पास टीबी बैक्टीरिया होता है, वो ग्रेनुलोमा जो होता है उसको जो होता है उसके ऊपर एक जो होता है वो ग्रेनुलोमा एक प्रोटेक्टिव जो इम्यून मैकेनिज्म के थ्रू उसको जो होता है वो उसको पैक कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है बॉडी में जो होता है इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास
जो कार्टिसोल है उसने जो होता है कार्टिसोल ने ब्लॉक कर दिया है, उसने जो है हमारे पास इंटरल्यूकन 2 की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया। जब इसकी प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी तो इंटरल्यूकन 2 नहीं बनेगा। जब इंटरल्यूकन 2 नहीं बनेगा तो ये CD1 जो हेल्पर सेल्स होंगे ये प्रोडक्शन नहीं होगी इनकी, ठीक है। जब ये नहीं होंगे तो अब इंटरल्यूकन जो इंटरफ्यूरॉन गामा नहीं होगा, तो जब ये गामा नहीं होगा तो हमारे पास ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होगी। जब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होगी तो टीबी के जो सेल्स होंगे उनका जो है, अब हमारी बॉडी तो एज अ इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रही थी, अब जो कि वो टीबी के सेल को जो है उसकी जो है वो एज अ कोई भी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास टीबी जो होगा वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रैनुलोमा जो होगा वो देखें, अगर ग्रैनुलोमा ही नहीं है बना हुआ, ठीक है, सेल्स ही नहीं है, तो ये जो टीबी होगा ये निकलेगा यहाँ से और ये दोबारा इन्फेक्शन करवा देगा। अगर पहले से कोई इन्फेक्शन है या उसको न्यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो आ जाते हैं तो उसको जो है इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी के अंदर वो स्टीरॉइड जो होते हैं उसका लेवल ज़्यादा है, या वो एक्सोजनस या एंडोजनस वो जो है उसका लेवल ज़्यादा है स्टीरॉइड का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखें, बून की फॉर्मेशन को कम कर देता है वो किस तरह, ओस्टियोब्लास्ट जो होती है उसकी एक्टिविटी को कम करता है। जब उसकी एक्टिविटी कम होगी तो बून फॉर्मेशन कम हो जाएगी, तो जब बून फॉर्मेशन कम हो जाएगी तो उसके जो पेशेंट होगा उसकी बून के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टीरॉयड जो यूज़ करते हैं पेशेंट उनके अंदर, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास जो कॉर्टिसोल का फंक्शन थे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूँ, एंडोर्फिन एंडोर्फिन जब कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो ये रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो फाइटिंग कर रहा है, ठीक है, फाइटिंग कर रहा है, तो ये रिलीज़ होगा। तो उस दौरान अगर कोई भी उसको फ्रैक्चर, उसको जो होता है उसको कोई भी चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उसको पेन फील नहीं होती, ठीक है, नो पेन, पेन फील नहीं होती। उसको पेन फील क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो एंडोर्फिन होता है इसकी वजह से उसको पेन फील नहीं हो रही होती, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम उसको जो होता है वो कुछ टाइम के बाद उसको जो होती है पेन फील होती है, जब इस जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है उसकी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एंडोर्फिन का लेवल कम होता है, जब इसका लेवल कम होता है उसको पेन जो होती है वो पेशेंट दोबारा फील कर रहा होता है, जहाँ पे उसको जो होती है वो चोट लगी होती है, कोई फ्रैक्चर आया होता है, तो उसको जो होती है वहाँ पे पेन फील हो रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, एंडोर्फिन जो होता है स्ट्रेस वाली कंडीशन में रिलीज होता है और ये जो होता है वो प्रिवेंट करता है पेन, ठीक है, फील को, ठीक है, नो पेन फील ड्यू टू रिलीज ऑफ एंडोर्फिन, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो ये कार्टिसोल जो होता है एपिटाइट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, वो किस तरह, अल्फा 1 रिसेप्टर को अप रेगुलेट करके, ठीक है। और हमारे पास जो एल्डोस्टीरोन जो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है इस तरह जो होता है इस तरह का एक्शन जो होता है वो सेम एक्शन करता है एज अ एल्डोस्टीरोन, किस तरह, एल्डोस्टीरोन के रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके, ओके। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा देता है, जिससे क्या होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और ग्लाइकोनियोजेंसिस करवाता है, जिससे इससे भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लिपोलाइसिस करवा के और प्रोटियोलाइसिस करवा के, ओके। फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम कर देता है, जिससे बॉडी के ऊपर स्ट्राया बनते हैं और पुअर वाउंड हीलिंग होती है। इन्फ्लेमेशन को जो होता है वो कम कर देता है, इन्फ्लेमेट जो होता है, और इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी कम कर देता है, ठीक है। अब देखिए, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसकी एडिशन को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिलिया होता है, मास सेल्स जो होता है उससे रिलीज होता है, ब्लॉक करवा देता है हिस्टामिन का रिलीज को, और हमारे पास बून की जो फॉर्मेशन होती है उसको जो होता है वो कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इंटरल्यूकन को ब्लॉक करता है, जिसके से क्या होता है, अगर टीवी या कैंडिडा का जो इन्फेक्शन होता है वो उसकी रीएक्टिवेशन हो जाती है या उसका होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, इनहिबिट करता है जो इंटर जो लिकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है उसको इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रख लें। अब इसकी रेगुलेशन देख लें, तो कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ये जो होता है हमारे पास स्टिमुलेट करता है एसीटीएच रिलीज को पिट्यूटरी से, इंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये जो होती हैं जाके कार्टिसोल जाके एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके ऊपर एक्ट करती हैं और कार्टिसोल की प्रोडक्शन करवाती है एड्रिनल ग्लैंड से। उसके कौन से पोर्शन से, जूना फेसिकुलेटा, ओके। एक्सेस कार्टिसोल जो होता है वो डिक्रीज कर देता है कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और हमारे पास एसीटीएच को, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, ओके। अब देखिए, क्रोनिक स्ट्रेस में इंड्यूस प्रोलॉन्ग कार्टिसोल सिक्रीशन, ओके, कार्टिसोल रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंसी एंड डिसरेगुलेशन ऑफ द HPA एक्सेस। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास लाइन है, तो देखें, मींस डिक्रीज लेवल ऑफ, देखें जब भी किसी को कोई क्रोनिक स्ट्रेस रहती है ना, स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या होता है, उसका जो होता है ना हमारे पास, जो स्ट्रेस वाली कंडीशन में उसका जो कार्टिसोल का लेवल होता है वो ज़्यादा रहता है स्टीरॉयड का, ठीक है। जब इसका लेवल ज़्यादा रहता है तो ये जो फीडबैक के थ्रू फीडबैक देता रहता है उसको हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और ACTH का लेवल जो होता है वो
कम हो जाता है। अगर किसी को क्रोनिक जो होती है वो स्ट्रेस रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब इसका लेवल जो होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम होगा और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, देन उसके बाद ये जो होंगे हमारे पास फाइनली जो कॉर्टिसोल का लेवल होगा उसको कम करवा देंगे। ठीक है, तो ये इस लाइन के अंदर वो बता रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक कॉर्टिसोल जो था ये एंड हो गया। देन उसके